गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर में पॉपुलेशन जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। भारत की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का जो अध्ययन है वह केंद्रीय महत्व रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो मानव है उसकी स्थिति क्या है, केंद्रीय स्थिति है। पहले क्या होता था, सिर्फ जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सिर्फ उसकी वृद्धि पर ध्यान दिया जाता था कि जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो रही है। लेकिन जैसे जैसे यह विषय क्षेत्र बढ़ता गया, प्लूटो और अरस्तु से लेकर टिवार्था महोदय तक का इसमें विशेष योगदान रहा, और जिसके कारण जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो जनसंख्या के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाने लगा। बात करते हैं किसी भी देश के प्राकृतिक परिवेश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन पर निर्भर करता है, और इसी से उसका सामाजिक और जो कह सकते हैं आर्थिक विकास उसका स्वरूप निर्धारित होता है कि मानव प्राकृतिक परिवेश को परिवर्तित कर अपने अनुकूल बना लेता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, मनुष्य संसाधनों का उपयोग करता है। और यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। जब मानव आदिम जीवन व्यतीत करता था, धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास हुआ, और बुद्धि का विकास होने से उसने क्या किया, जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उन सभी का उपयोग करना उसने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे कह सकते हैं कि वर्तमान में जो जनसंख्या संसाधन है और पर्यावरण है उसके मध्य एक कड़ी बन गई है। लेकिन विगत अगर हम शताब्दियों की बात करें, पृथ्वी पर जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके वितरण और घनत्व में विषमता पाई जाती है। यह वर्तमान समय में यह विषय का अध्ययन बन गया है और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, और कह सकते हैं कि उसके अनेक पक्षों का अध्ययन किया जाना जितने भी विद्वान हैं वो प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण यह जो विषय है वह अत्यधिक महत्व का विषय बन जाता है। भारत की बात करें 2000, देखिए हमारे यहाँ जो जनगणना होती है वह प्रति 10 वर्ष में होती है। भारत में जो जनसंख्या का जो निर्धारण होता है प्रति 10 वर्ष में होता है। जनसंख्या की जो गणना होती है 2001 में हुई, 2011 में, नेक्स्ट होगी 2021 में। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें भारत का 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। प्रथम नंबर पर चीन आता है, द्वितीय पे भारत आता है। और कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का जो क्षेत्रफल है भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल है, जिस पर हम कह सकते हैं कि 2011 के अनुसार 17.5 व्यक्ति क्या करते हैं, वहाँ पर भारत में निवास करते हैं। कह सकते हैं कि जनसंख्या में प्रथम स्थान पर चीन और द्वितीय पर क्या है? भारत है। उससे पहले थोड़े से हम बात करेंगे कि जनसंख्या है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों की हम बात करेंगे। जब 6th-7th में थे तब से पढ़ते आ रहे हो जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में तो बहुत सारे कारक हैं जो क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में सहायक है, जिसमें अशिक्षा भी एक है, किस व्यक्ति का साक्षर न होना। तो आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक कि ऐसे कौन से कारक हैं जो क्या करते हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। देखिए फर्स्ट तो हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि होता क्या है, कि प्राचीन समय में जब जनसंख्या कम पाई जाती थी तो जनसंख्या कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भी कम होती थी। लेकिन उस समय जब प्राचीन जो मानव था जंगलों में रहता था, शिकार करता था और अपना जीवन यापन उसी प्रकार से करता था। लेकिन जब से नवीन खोजें हुई और कह सकते हैं कि कृषि का विकास हुआ तो उसके साथ ही मनुष्य स्थायी निवास बनाकर रहने लगा, और कृषि उपज में बढ़ोतरी होने से उसने क्या किया, उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न खादों का उपयोग किया, कह सकते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और जो फसल का उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी कर ली। जो मृदा अपरदन के जितने भी प्रभावित करने वाले कारक हैं उन सभी कारकों को नियंत्रित कर लिया, या मृदा अपरदन के उपाय उसने ढूंढ लिए, जिसके कारण मनुष्य ने एक स्थान पर रहकर खेती करना प्रारंभ कर दिया। और मनुष्य ने जैसे ही खेती करना प्रारंभ कर दिया, या कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में जनसंख्या में भारी मात्रा में बढ़ोतरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि मनुष्य स्थायी निवास बनाकर रहने लगा और उसकी जितनी भी आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति होने लगी। उस समय जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और उसी समय क्या हुआ कि जैसे ही जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, जनसंख्या गणना प्रारंभ करना भी प्रारंभ कर दिया। भारत की बात करें
भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने क्या करवाई थी, भारत की जनगणना करवाई थी 1872 में। और उसके बाद 1881 में 10 वर्ष पश्चात कंटिन्यू क्या होती है, जनगणना का कार्य किया जाता है। लेकिन 1881 में जो जनगणना कराया, भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड रिपन महोदय थे। उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन महोदय थे। सर्वप्रथम 1872 में उस समय लॉर्ड मेयो थे जिन्होंने भारत में जनगणना प्रारंभ करवाई थी। 1881 में दोबारा से जनगणना हुई, उस समय कौन थे, लॉर्ड रिपन महोदय थे। ऐसा माना जाता है कि जो भारत के बारे में अगर हम बात करें कि 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121.05 करोड़ थी। और कह सकते हैं कि विश्व के 2.04% क्षेत्रफल जो भारत के पास है उस पर 17.5% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। और जनसंख्या घनत्व की अगर हम दृष्टि से, गणितीय घनत्व की दृष्टि से अगर हम बात करें, भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चीन में 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और भारत इस मैटर में भी क्या है, चीन को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। और यही कारण है कि ऐसी जब स्थिति बनती है तो जो मानव और संसाधन है उसका जो वितरण है वह संतुलित नहीं रह पाता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जाती है उस अनुपात में हमारे संसाधनों में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। कि भारत की अगर जनगणना की बात करें, जनघनत्व की बात करें 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं चीन जो भारत में विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है, 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो जब मानव और संसाधन अनुकूल होंगे तभी जो जीवन स्तर है वह उच्च बना रह सकता है। अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी उसी अनुपात में रही और हम कह सकते हैं कि हमारे संसाधनों में बढ़ोतरी नहीं हुई, तो जो हम कह सकते हैं कि जो संसाधन और मानव जो वितरण है वह संतुलित नहीं रह सकता है। उस दोनों में क्या पाया जाता है, विषमता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, 19.95 करोड़ व्यक्ति 2011 की जनसंख्या के अनुसार कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। और दूसरी हम तुलना किससे करें, जापान से करें। जापान में 2011 के अनुसार जनसंख्या थी 12.70 करोड़। कह सकते हैं कि हमारा ओनली सिर्फ यूपी है, वो उसने भी क्या कर दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। तो दूसरी अगर शहरी और ग्रामीण परिवेश की हम बात करें तो 31.16% जो लोग हैं शहरी परिवेश में रहते हैं। देखिए, ग्रामीण और शहर में एक अंतर पाया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, कह सकते हैं कि हम प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं, जबकि जो शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति रहते हैं द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यवसाय में क्या रहते हैं, वो संलग्न रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि 31.16% लोग हैं शहरी प्रवेश में रहते हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो करते हैं। और कार्यशील जो जनसंख्या की अगर बात करें, पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। 51% जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें पुरुष हैं और 16.03% किसकी भागीदारी रहती है, महिलाओं की भागीदारी रहती है। और हम कह सकते हैं कि एक देश में एक तेंदुलकर समिति बनी थी, उसने एक सर्वे किया था जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कितने लोग भारत में क्या करते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या पाई जाती है। तो उन्होंने 26.93 जो करोड़ लोग हैं वो क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। ऐसा जो रिपोर्ट थी वो थी तेंदुलकर समिति की। तेंदुलकर समिति ने अपनी एक सर्वे किया था जिसमें भारत की जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके बारे में पता किया था कि भारत के कितने जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो 26.93 जो करोड़ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो बहुत सारे कारक हैं और कह सकते हैं कि जो क्या करते हैं, हमारी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हैं। आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक 3 मुख्य कारक हैं। उसमें जन्म दर को नियंत्रित करने वाले कारक, दूसरा है कि स्थानांतरण और तीसरा है मृत्यु दर के नियंत्रण कारक।
इसके कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। सबसे पहले हम स्थानांतरण की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, मनुष्य रोजगार की तलाश में यानी किन्हीं भी कारणों से क्या कर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही स्थानांतरण करेगा जनसंख्या में वृद्धि पाई जाएगी। कहाँ वृद्धि मिलेगी, जहाँ से मनुष्य स्थानांतरण करता है, जहाँ से मनुष्य स्थानांतरण करता है वहाँ की जनसंख्या तो हो जाती है कम, लेकिन जिस स्थान पर पहुँचता है वहाँ की जनसंख्या में ऋणात्मक क्या पाई जाती है, उसमें बढ़ोतरी पाई जाती है। गुणात्मक या कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या में क्या पाई जाएगी, बढ़ोतरी पाई जाएगी। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नए द्वीपों की अगर खोज हुई, महाद्वीपों की खोज हुई, तो यूरोप के बहुत सारे लोग क्या कर गए, स्थानांतरण कर गए, जिससे यूरोप की जनसंख्या तो कम हो गई, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि अंकित की गई, क्योंकि यूरोपवासी कहाँ पहुँच गए थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो यूरोप में तो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या कम हुई, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो ये था स्थानांतरण का कारण, कि स्थानांतरण के कारण भी क्या होती है, जनसंख्या में बढ़ोतरी और कमी दर्ज की जाती है। जहाँ से मनुष्य स्थानांतरण करता है वहाँ पर कमी दर्ज की जाती है, और जहाँ मनुष्य पहुँचता है स्थानांतरण करके वहाँ पर जनसंख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। फर्स्ट बात करते हैं जन्म दर के नियंत्रक कारक। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो जन्म दर को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अपने 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जन्म दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों की। जन्म दर को नियंत्रित करने वाले कारक, एक इसमें आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक, और जैविक कारक, राजनीतिक कारक, जनांकीय कारक और सामाजिक कारक। देखिए क्या होता है कि जो जैविक कारक होते हैं, जैविक कारक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रजाति की, कि व्यक्ति की प्रजाति किस प्रकार की है, वो क्या करते हैं, जन्म दर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि किस प्रकार की प्रजाति है, ताकतवर है, कमज़ोर है, किस प्रकार की है, उसमें जैविक गुण किस प्रकार के पाए जाते हैं, वो क्या करती हैं, जन्म दर को प्रभावित करती है। उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस प्रजाति का स्वास्थ्य किस प्रकार का पाया जाता है, वह भी क्या करता है, जन्म दर को प्रभावित करता है। क्यों करता है, अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आगे आने वाली संतानें भी अच्छी होंगी, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो जो संतानें हैं वो भी उतनी अच्छी स्वस्थ पैदा नहीं होंगी। तो ये जो कारक हैं वो क्या करते हैं, ये जो जैविक कारक हैं वो जन्म दर के नियंत्रक के कारक हैं। आनुवंशिक जननता की स्वास्थ्य और जो प्रजाति है वो आगे आने वाली पीढ़ी का निर्धारण करती है कि किस प्रकार की पीढ़ी होगी और किस प्रकार के उसमें गुण पाए जाएंगे। तो ये जो कारक हैं, जैविक कारक हैं, ये क्या करते हैं, जन्म दर को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। सेकेंड बात करते हैं राजनीतिक कारक। राजनीतिक जो कारक होते हैं वो भी जन्म दर को नियंत्रित करते हैं। एक है जीवन स्तर, कि देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर स्थायी सरकारें पाई जाती हैं, जीवन स्तर उच्च पाया जाता है, और हम कह सकते हैं कि अच्छा आहार वो लोग लेते हैं। तो जो राजनीतिक कारक हैं वो भी क्या करते हैं, जन्म दर को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं, कि वहाँ का जीवन स्तर किस प्रकार का पाया जाता है, और लोगों की जो आहार है या हम कह सकते हैं कि खान पान वो किस प्रकार का पाया जाता है। अगर मानव और जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ अगर संतुलन पाया जाता है तो जीवन स्तर उच्च पाया जाएगा, आहार भी अच्छा पाया जाएगा, और ये आहार भी क्या करते हैं, जन्म दर को नियंत्रित करते हैं। अच्छा आहार होगा, अच्छा जीवन स्तर होगा तो वो लोग अपना जीवन जीने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि ये दोनों जो कारक हैं वो क्या करते हैं, जन्म दर को नियंत्रित करते हैं। तीसरी अगर हम बात करें जनांकीय कारक, इसमें क्या होता है, आवास है, आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी है, आयु यौन संगठन है, ये सारे कारक क्या करते हैं, ये जनांकीय कारक हैं जो जन्म दर के नियंत्रक कारक माने जाते हैं, जन्म दर को प्रभावित करते हैं। अगर आवास अच्छे हैं, अच्छी अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती हैं, आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी अच्छी पाई जाती है, तो जनसंख्या या कह सकते हैं कि वृद्धि दर कम पाई जाती है। एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया था कि जब महिलाएं पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देती हैं तो वो बड़े परिवार को प्राथमिकता नहीं देती हैं। जैसे जैसे उनकी शिक्षा में बढ़ोतरी होती जाती है परिवार का आकार उतना ही छोटा होता जाता है। एक अध्ययन किया गया कि जो 10वीं पास है उसमें अध्ययन में बताया गया कि उसके 5 बच्चे, 12th पास है उसके 3 बच्चे कह सकते हैं हम BA BSc या MMSc। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है बच्चों की संख्या या परिवार की जो
आकार है उसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो आर्थिक कार्यों में स्त्रियों की जो स्थिति है वह भी इस चीज़ को मुख्य कारक है जो जन्म दर के नियंत्रक कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक कारक। जो सामाजिक कारक होते हैं, किसी भी समाज या कह सकते हैं कि समाज के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये जो सामाजिक कारक होते हैं ये जन्म दर को नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवाह की आयु, पहले 12 वर्ष, 18 वर्ष, 15 वर्ष, आजकल 30 वर्ष। तो जैसे जैसे विवाह की आयु अधिक होती जाएगी वो जन्म दर के नियंत्रक कारकों में शामिल होते जाएंगे। पहले 18 वर्ष सरकार ने निर्धारित की थी, वर्तमान समय में भी, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है जो विवाह की आयु है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। 20, 25, 30 साल तक विवाह हो रहे हैं। तो जो विवाह की जो आयु है वो भी क्या करती है, जन्म दर को नियंत्रित करती है। अगर विवाह 30 वर्ष की आयु में होगा और एक 18 वर्ष की आयु में होगा तो एक 12 या 15 साल का जो गैप है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि 18 साल या 20 साल, और वही कार्य आप 30 साल की उम्र में करेंगे तो 10 साल का आपको अतिरिक्त समय मिल जाता है। जो विवाह की आयु होता है वो भी क्या करता है, जन्म दर को नियंत्रित करता है। पहले वाले आपने देखे होंगे कि जो माँ बेटे होते थे उनमें 15 साल का अंतर पाया जाता था। अगले वाली पीढ़ी में तो जो दादी होती थी वो या जो परिवार का जो मुखिया होता था पोते पड़पोते तक को आसानी से देख लेता था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है वो सारी चीज़ें जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सही है। अब बेटे की आयु 30 वर्ष की उम्र में करोगे तो आप कितने हो गए, 60 के हो गए। तो कह सकते हैं कि उस 60 की उम्र में तो पहले पोते पड़पोते को देख लिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार हो रहा है तो ये जो विवाह की आयु है उसमें भी क्या होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ये भी क्या करता है, जन्म दर को नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह की अवधि की बात करें, यौन स्वभाव की बात करें, शिक्षा की बात करें और परिवार में प्रतिष्ठा की बात करें कि जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होगा वैसे वैसे कह सकते हैं कि विवाह की आयु में बढ़ोतरी होती जाएगी और उसी प्रकार से जो परिवार है उसकी कह सकते हैं उसका विस्तार कम पाया जाएगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा किस प्रकार की है यह भी निर्भर करता है और यह भी एक जन्म दर को नियंत्रित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा है, जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता जाता है अपने जीवन स्तर में परिवर्तन करता है और एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। यही कारण है कि जो शिक्षा है, यौन स्वभाव है, विवाह की आयु, विवाह की अवधि और जो परिवार में प्रतिष्ठा है, ये सारे कारक ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जन्म दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। एक विवाह की अगर अवधि की बात करें, एक 18 साल की आयु में विवाह करें और एक 30 साल की, तो विवाह की जो आयु है वो कह सकते हैं वो क्या हो जाएगी, वो कम पाई जाती है। तो ये जो सामाजिक कारक हैं ये क्या करते हैं, जन्म दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। सेकंड, स्थानांतरण की हम बात कर चुके हैं कि जहाँ से स्थानांतरण करते हैं वहाँ जनसंख्या कम हो जाती है और जहाँ पर स्थानांतरण करके पहुँचते हैं वहाँ पर जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। यूरोप के महाद्वीप के लोगों ने क्या किया था, स्थानांतरण किया था, जिससे यूरोप की जनसंख्या में क्या पाई गई थी, कमी पाई गई थी, जबकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जो जनसंख्या थी उसमें बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। तीसरी बात करेंगे, मृत्यु दर को नियंत्रित करने वाले कारक, या कह सकते हैं कि मृत्यु को नियंत्रित करने वाले कारक। देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट बात करते हैं आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक किससे संबंधित है, मनुष्य की आय से। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय क्या है और जीवन स्तर कि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय होगी उसी अनुसार क्या पाया जाएगा, उसका जीवन स्तर पाया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, जीवन स्तर अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आय कम होगी, जीवन स्तर भी क्या पाया जाता है, निम्न स्तर पाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय अगर कम होगी तो निम्न स्तर पाया जाएगा। राजनीतिक कारण की बात करें, युद्ध है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। युद्ध हो गया आपस में दो देशों के मध्य में, वर्तमान समय में भी चल रहा है। तो धर्म युद्ध जिसको हम कह सकते हैं वर्तमान समय में भी चल रहा है। तो उससे क्या होता है, जब युद्ध होता है तो दोनों देशों के लोग मारे जाते हैं, सेना, तो जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, वो भी क्या करती हैं, जनसंख्या को कम करने का कार्य करती हैं। तो ये नियंत्रक कारक हैं। तो
और दूसरा एक रीज़न इसमें ये भी बताते हैं कि मनुष्य वहाँ पर रहना अधिक सुविधाजनक रहता है जहाँ पर सरकारें स्थिर रहती हैं। अब अगर आपको भारत से बाहर कहीं भी स्थानांतरण करना हो, या हम कह सकते हैं कि जॉब के लिए या किसी भी अन्य कार्य के लिए या दूसरे देश में जाके बसना हो, तो आप कहाँ बसेंगे? ऐसे देश में जाकर बसना आपके लिए सही रहेगा जहाँ पर स्थिर सरकारें हों, जीवन स्तर अच्छा हो, प्रति व्यक्ति आय अधिक हो और आपको उसी अनुपात में रोज़गार मिले और आप एक अच्छा जीवन जी सकें। ऐसा होगा क्या कि आप पाकिस्तान या ऐसे क्षेत्र में या ऐसे देश में जाना प्रेफर करेंगे जहाँ कभी युद्ध, कभी जैसे गाजा पट्टी वाले जो देश हैं, तो ऐसे देशों में कोई नहीं जाना चाहता। या इजराइल की अगर हम बात करें, वहाँ पर नहीं जाना चाहोगे। क्यों नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि वहाँ सरकारें स्थिर नहीं हैं और कंटिन्यू जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों से लोग बचना चाहते हैं। सामाजिक कारक की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण यही है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक की अगर हम बात करें, भारत की ही अगर हम बात करें, तो लड़कियों को क्या होता था, जैसे ही बच्चियां पैदा होती थी उनको मार दिया जाता था। क्यों मार दिया जाता था? क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती थी कि उसके लिए दहेज की व्यवस्था कर सकें। हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा भी जिनमें से एक है। तो ऐसे समय क्या कर दिया जाता था कि हमारा जो सामाजिक जो ढांचा है वह इसी प्रकार का बना हुआ है कि लड़की का पिता है तो झुकना है, ये सारी जो स्थितियां पाई जाती थी, जिसके कारण क्या होती थी, बाल हत्याएं कर दी जाती थी। जो लड़कियां होती थी उनको मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि परिवार कह सकते हैं कि हम दहेज प्रथा जैसी कुरीति के कारण लड़की को मार दिया जाता था। तो ऐसे जो सामाजिक कारक हैं उसमें बाल हत्या है। तो कि दहेज जैसी बीमारी है, उससे बचने का उनके पास एक ही उपाय होता था कि जो बच्चे उसको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो ये जो हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां होती थी, ये भी क्या करती थी, इस मृत्यु दर के नियंत्रित कारकों में वह शामिल है। आवास की बात करें, पोषण की बात करें, साक्षरता की बात करें, कि जितना जीवन स्तर अच्छा होगा उतना ही आपकी आहार अच्छा होगा, पोषण आपको अच्छा मिलेगा। कह सकते हैं उतना ही अच्छा आपका आवास होगा, रहन सहन होगा, स्वच्छता होगी, साक्षरता होगी, धार्मिक विश्वास होंगे। देखिए, धार्मिक विश्वास से भी मृत्यु दर को नियंत्रित करने वाले कारकों में शामिल किया जाता है। आपने बहुत से धर्मों का मानना होगा कि जो बच्चे होते हैं या जैसे जैसे परिवार शिक्षित होते जाते हैं तो इन चीज़ों में कुछ अंतर पाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया जाता है और मनुष्य कभी भी धर्म के विरुद्ध नहीं जाता है। तो वो सारे कारक क्या होते हैं, वो मृत्यु या इस मृत्यु को नियंत्रित करने वाले कारकों में शामिल होते हैं। सही है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो मुस्लिम समाज है उसमें इस प्रकार की परंपरा पाई जाती है कि जो बच्चे हैं अल्लाह की देन है, तो उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। तो आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम परिवार होते हैं वो विस्तार में बड़े पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, हम कह सकते हैं कि धार्मिक विश्वास होते हैं, जिसके कारण जनसंख्या जो होती है उसमें बढ़ोतरी भी पाई जाती है। और कुछ ऐसे कारक होते हैं, जैसे इसमें साक्षरता की अगर हम बात करें, जैसे जैसे व्यक्ति में साक्षरता बढ़ती जाती है उसी अनुपात में परिवार का जो आकार है वह छोटा पाया जाता है। तो बहुत सारे कारक होते हैं जो क्या करते हैं, मृत्यु दर के नियंत्रक कारक माने जाते हैं। जनानकीय कारक की बात करेंगे, इसमें नगरीयकरण मुख्य है कि ऐसा कौन सा कारक है जो क्या करता है, जनानकीय कारक में नगरीयकरण। आपने देखा होगा कि मनुष्य क्या करता है, जो नगरीयकरण है वह भी नगरों में जो जनसंख्या है तीव्र गति से बढ़ती है, और यही कारण है कि जो मृत्यु दर के नियंत्रक कारक हैं उनमें भी जनानकीय कारकों में नगरीयकरण मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये हमारे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले कारक थे जिसकी आज हमने बात की। तो इन कारकों को आप एक बार टेबल को उतार लेना कि कौन कौन सी स्थितियां हैं, जैविक कारक कौन कौन से हैं, जनानकीय कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण किस किस प्रकार के कारक हैं और वो किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी बात करेंगे हम कल की क्लास में। आज का आपका क्वेश्चन है, एक तो मुझे कमेंट करके आप रिप्लाई ज़रूर किया करें ताकि पता चले कि कितने स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं। और आज का आपका क्वेश्चन है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, और विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। 2011 के अनुसार भारत की कितने जनसंख्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, और विश्व की कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार भारत में निवास करती है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम
जो जनगणना की गई थी किसके काल में की गई थी या कब की गई थी, दोनों ही चीज़ों का आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि उसमें गवर्नर जनरल कौन था और किस गवर्नर जनरल ने कब कौन कौन से सन में जो भारत में जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया था, किसके निर्देशन में जनगणना हुई थी। दोनों ही क्वेश्चन जो हैं आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल।